हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। The ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. The ratio A to B is the fraction A upon B. रेशियो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर टू क्वांटिटीज का दे रखा है तो A अपॉन B, हम इसको रेशियो में लिखेंगे A रेशियो B. Understand? Look at the following figure to know more about the ratio. हमें यहाँ पे फिगर दे रखा है, पिंक का कितना है 2 और ग्रे जो है वो 1 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1. यहाँ पे पिंक 3 है और ग्रे 2 है, तो पिंक का रेशियो क्या हो जाएगा, पिंक और ग्रे का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑफ रेशियो. इन अ रेशियो A रेशियो B वी कॉल A एज द फर्स्ट टर्म ऑफ antecedent and B is the second term of consequent. Let us take 4:9. Here 4 is antecedent and 9 क्या हो जाएगा consequent. A ratio remain unchanged if both of its term are multiplied or divided by the same non-zero quantity. अगर एक रेशियो को हम ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आना चाहिए अदर देन 0. P अपॉन Q, यानी P रेशियो Q है, उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा है P अपॉन Q. सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी n नीचे भी n से, तो ये हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा Pn रेशियो Qn. Here n is not equals to 0. n जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. P अपॉन Q, यहाँ पे हमने दोनों साइड n से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा P अपॉन n रेशियो Q अपॉन n. Here n is not equals to 0, तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें दोनों को या सेम नंबर से डिवाइड कर लें. नेक्स्ट है टू कंपेयर क्वांटिटीज. कैसे कंपेयर करेंगे वो समझते हैं. सपोज द वेट ऑफ मनीष एंड अखिल आर 54 kg एंड 50 kg रेस्पेक्टिवली. मीन्स मनीष का जो वेट है वो 54 kg है एंड अखिल का वेट है 50 kg. वी कैन कंपेयर देयर वेट इन टू डिफरेंट वेज. फर्स्ट वी कैन से दैट द वेट ऑफ मनीष इज 54 माइनस 50, यानी कि 4 kg मोर देन दैट ऑफ अखिल. मीन्स जो मनीष का वेट है वो अखिल के वेट से 4 kg ज़्यादा है. This process of comparison is called comparison by difference. Means हमने difference निकाल के compare किया, तो ये क्या कहलाएगा मेथड, comparison by difference. We can write weight of Manish upon weight of Akhil, यानी 54 upon 50. Therefore, we can say that the weight of Manish is 54 upon 50 times the weight of Akhil. The process of comparison is called the comparison by division. ये हमारा कहला जाएगा कंपैरिजन बाय डिवीजन. हमने क्या किया है, वेट ऑफ मनीष कितना है 54 kg एंड वेट ऑफ अखिल कितना है 50. तो हम इसको कैसे कहेंगे, वी कैन से दैट द वेट ऑफ मनीष, यानी मनीष का जो वेट है इज 54 अपॉन 50 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ अखिल. अखिल के वेट का कितना है 54 अपॉन 50 टाइम्स. Thus when we compare two similar quantities by division means दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम जब डिवीजन से कंपेयर करते हैं वी गेट द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. वी यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द रेशियो. ये जो सिंबल है ये रेशियो का सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मनीष टू द वेट ऑफ अखिल इज रिटन एज 54:50 एंड इज रेड एज 54:50. इस तरीके से पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो. We can divide the numerator and denominator of ratio by the common factor to simplify it. Means उसको simplest form में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, numerator and denominator दोनों को common factor से divide करेंगे. यानी 45 upon 72 है, तो हमने क्या किया, दोनों को सेम नंबर 9 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 8. अब 5 और 8 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी. सो 5 अपॉन 8 इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन विद द
same value as 45 upon 72. We must write the ratio in the simplest form. Therefore, in the above example, the ratio of the number of girls to the number of boys means number of girls का number of boys से ratio क्या है 5:8. इसको हम लिखेंगे 5/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में और 5:8 इस तरीके से रेशियो में लिखेंगे. एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 8/5 या 8:5. ये था नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. ये है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स. अंडरस्टैंड? The order in which the ratio is written is very important. Otherwise, it will convey the opposite meaning. हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, किसका रेशो पूछा जा रहा है, उस वे में हमें उस ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि यहाँ पे क्या था, गर्ल्स का बॉयज थे तो हमने 5/8 लिखा है. यहाँ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स है तो 8/5 लिखना है. इन द अबव प्रॉब्लम द नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा 5:8. whereas the number of boys रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 8:5. मीन्स जो 8 है वो बॉयज का है रेशो और 5 किसका है गर्ल्स का. अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो क्या हो जाएगा 8:5. 8 क्या है बॉयज का रेशो और 5 हो जाएगा गर्ल्स का रेशो. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है अ रेशो हैज नंबर यूनिट्स. When two similar quantities are expressed in same unit, there is need to write a number, not a unit. Hence, ratio are not expressed in unit. Ratio को हम unit में express नहीं करते. They are pure numbers. A ratio only tells us how many times. Ratio हमें को unit में express नहीं करेंगे, only number में express करेंगे. वो हमें बताता है कितने times. उसका ratio क्या है. In the case of example 1, number of boys ratio number of girls is 5:8. Note, ratio 5:8 has number unit. Only numbers है, इसमें unit नहीं दी गई है. Example लेते हैं. Express the ratio of 200 gram and 5 kg in simplest form. हमें ratio में express करना है किसको 200 gram and 5 kg. Here the unit of quantities are different. यहाँ पे किस में है ग्राम में और यहाँ पे kg में है. तो पहले हम क्या करेंगे उसको सेम में कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को केजी में. तो 5 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5000 ग्राम. 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए. तो पहले हमारा क्या था रेशियो 200 ग्राम रेशियो 5 kg. हमने दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 200 ग्राम अपॉन 5000 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/25. जब हम रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे तो यूनिट का यूज नहीं करेंगे. रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:25. जो उसका रेशियो होगा वो क्या होगा 1:25. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेशियो इन द वर्ड प्रॉब्लम. When two numbers are in ratio, say 3:5, they can be safely represented by 3x and 5x because 3x upon 5x equals to क्या हो जाएगा 3:5. तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 3. सतीश डिस्ट्रीब्यूटेड ₹7,200 between his two daughters Namita and Payal in the ratio of 5:3. How much did each get? सतीश ने 7,200 रुपीज़ को अपनी दोनों बेटे नमिता और पायल में डिस्ट्रीब्यूट किया. किस रेशो में 5:3. तो दोनों को कितने मिले मीन्स ईच को कितने मिले, नमिता को कितने मिले और पायल को कितने मिले, ये हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? लेट नमिता गेट 5x. नमिता का क्या है रेशो 5 है तो उसका हो जाएगा 5x और पायल का हो जाएगा 3x. देन दे गेट ₹5x + 3x टुगेदर. तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 5x + 3x. तो 5x + 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 7200. 8x इक्वल्स टू हो जाएगा 7200. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7200 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 900 रुपीज. हैंस नमिता गॉट. तो नमिता को कितने मिलेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी 900. तो 5 × 900 यानी कि 4500 रुपीज और पायल को मिल जाएंगे 3x यानी 3 × 900 यानी 2700 रुपीज. अंडरस्टैंड? तो हम इस तरीके से नमिता और पायल का शेयर निकाल लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल 6. देयर आर 30 फ्लावर इन अ बुके.
12 are tulip and the remaining are lilies. What is the ratio of the number of lilies to the number of tulip? टोटल कितने फ्लावर हैं? 30 फ्लावर हैं एक बुके में. ट्यूलिप्स कितने हैं? 12. और बाकी जितने भी बचेंगे वो क्या है? लिलीज. तो हमें रेशियो निकालना है किसका? नंबर ऑफ लिलीज टू नंबर ऑफ ट्यूलिप. ये हमें ध्यान रखना है कि किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है. तो टोटल फ्लावर्स हो जाएंगे हमारे 30. नंबर ऑफ ट्यूलिप हमें दे रखे 12. तो लिलीज कितने हो जाएंगे? 30 - 12 यानी कि 18. अब रेशियो में किसका निकालना है? नंबर ऑफ लिलीज टू नंबर ऑफ ट्यूलिप. मीन्स पहले लिलीज का आएगा, ये हो जाएगा 18:12 यानी 18/12. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 3:2. तो नंबर ऑफ लिलीज टू नंबर ऑफ ट्यूलिप का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2. ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट रेशियोज. When the numerator and denominator of one ratio can be obtained by multiplying the numerator and denominator of the other by the same number, then the two fractions are equivalent. Thus, if A upon B is one ratio and C upon D is another ratio, such that C upon D जो है एक रेशियो हमारा क्या है? A upon B है यानी A रेशियो B, और दूसरा रेशियो क्या हमारा? C upon D यानी C रेशियो D. तो C अपॉन D किसके इक्वल हो जाएगा? M इंटू A M इंटू B अपॉन M इंटू B. मीन्स हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है. अंडरस्टैंड? तो ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वेयर M इज एनी रेशनल नंबर देन इट इज सेड दैट A रेशियो B एंड C रेशियो D आर इक्वलेंट. तो हम कह सकते हैं कि A रेशियो B और C रेशियो D क्या है? इक्वलेंट है. एग्जाम्पल लेते हैं 3:5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/5. हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से किया और नीचे भी 2 से, तो ये आ जाएगा 6/10. ये हमारा था 3:5 और ये है 6:10. ये दोनों कैसे होंगे? इक्विवेलेंट रेशियो होंगे, बिकॉज हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है. हेंस 3:5 एंड 6:10 आर इक्विवेलेंट रेशियो. नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शन. व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल, अगर 2 रेशियो इक्वल है देन देयर टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन. तो उसकी टर्म्स क्या होगी? प्रोपोर्शन में होगी. फॉर एग्जाम्पल 2:3 एंड 6:9 आर इक्वल. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है 2:3 एंड 6:9, तो उनकी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 2, 3, 6 एंड 9 आर इन प्रोपोर्शन. ये टर्म्स जो होंगी प्रोपोर्शन में होंगी. फ्रॉम द अबव वी कैन डिड्यूस दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स. जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. अब हम समझेंगे एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, मीन टर्म्स कौन सी है. जैसे A रेशियो B इक्वल्स टू C रेशियो D, तो ये हो जाएगी एक्सट्रीम टर्म. A और D इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स यानी B रेशियो C, जो B इंटू C. तो हम लिख देंगे AD इक्वल्स टू BC. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल लेते हैं. इफ 25, 45 एंड X आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ X. 25, 45 एंड X आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स वही जो मिडल वाला है वही रिपीट हो रहा है. तो ये इसको हम लिखेंगे 25:45 इक्वल्स टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स यहाँ पे भी 45 आएगा, 45:X. अब हमें पता है जो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? मिडल टर्म के प्रोडक्ट के. तो 25 इंटू X इक्वल्स टू हो जाएगा 45 इंटू 45. यहाँ 45 का स्क्वायर लिख दिया हमने. ये हो जाएगा 2025 इक्वल्स टू 25X. X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2025 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 81. तो X इक्वल्स टू आ जाएगा 81. तो X की वैल्यू इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल 8. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 25. लेट अस मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 25 बी X. हमने कंसीडर किया कि जो 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है? X.
मिडल वैल्यू मीन्स x है, तो ये हो जाएगा 16 रेशो x इक्वल्स टू x रेशो 25। अगेन एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मिडल टर्म के। एक्सट्रीम टर्म हो जाएगी 16 इंटू 25 और मिडल टर्म हो जाएगी x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 25। x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 400, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 400 यानी कि 20। सो द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 25 क्या हो जाएगा हमारा, 20। तो इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज मीन प्रोपोर्शन। 3 numbers m, n and o are said to be in continued proportion if m, n and o are in proportion। continued proportion में हम क्या कहेंगे, जब m रेशो n is proportionate to n रेशो o, ये हमारा क्या हो जाएगा continued proportion, और m रेशो n equals to n रेशो o। understand? if m, n and o are in continued proportion then n is called the mean proportion। n क्या हो जाएगा हमारा mean proportion, मीन्स यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, मिडल में जो आएगा। then n is called the mean proportion between m and o। the product of extreme equals to the product of mean term। तो क्या हो जाएगा, m into o equals to n into n, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा mo, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट mo। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो रेशो दे रखा है, नंबर दे रखे प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। फर्स्ट हमें दे रखा है 56, 69, 69, 56। अगर प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट है वो मीन टर्म के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है दैट मीन्स रेशो प्रोपोर्शन में है। तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगी, 56 इंटू 56 और मीन क्या हो जाएंगे 69 इंटू 69। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा 69 इंटू 69, दैट इज 4761। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या है 56 इंटू 56, दैट इज 3136। तो दोनों की वैल्यू चेंज है। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स ये जो रेशो है गिवन रेशो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल 11। If 4x and 16 are in continued proportion, find the value of x। continued proportion में मीन्स x जो होगी उसकी मीन वैल्यू होगी, तो हम लिखेंगे 4x and 16 are in continued proportion, therefore 4x, x और 16 हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 4 रेशो x टू x रेशो 16। सेम एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म को। पहले हमने क्या किया, एक्सट्रीम टर्म को किया, यानी 4 इंटू 16 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के, यानी एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 64। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर यानी 64, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 60। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 13। The first, third and fourth terms of a proportion 42, 21 and 35 respectively। हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ टर्म दे रखी है। फाइंड द सेकंड टर्म। हमें सेकंड टर्म नहीं पता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ दे रखी है। हमने सपोज किया जो सेकंड टर्म है वो क्या है, x है। लेट द सेकंड टर्म x, तो उसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, 42, उसके बाद सेकंड टर्म आ जाएगी x इक्वल्स टू 21 रेशो 35। अगेन द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा 21 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा 42 इंटू 35। तो 21x इक्वल्स टू हो जाएगा 1470। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1470 डिवाइडेड बाय 21, यानी कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 70। तो 70 हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 15। आर द नंबर 5, 6, 20 एंड 18 आर इन प्रोपोर्शन। हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हमें क्या करना है,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन। रेशियो में लिखेंगे 5:6 इक्वल्स टू 20:18। ये हो जाएगा 5:6, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया तो ये हो गया 10:9। अब 5:6 इज नॉट इक्वल्स टू 10:9, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 45 एंड 10 इंटू 6 हो जाएगा 60, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिट मीन्स 1, जिसमें हम पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जितनी में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करते हैं। We use unity method to find the value attached to individual object and then to determine the value of a group of object। पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ग्रुप यानी जितने की भी कहा गया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट वेरिएशन। Two quantities x and y are said to be vary directly if the ratio x upon y remain constant। दो क्वांटिटी सपोज हमें दे रखी x और y, कब हम कहेंगे कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर x और y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ सच क्लॉथ। हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, वो क्या है 1000 रुपीज। 8 मीटर की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। पहले हम 1 मीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 8 मीटर की। द प्राइस ऑफ 25 मीटर क्लॉथ इज 1000, तो 1 मीटर की क्या हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि ₹40। ये हमारी आ गई 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस। सो प्राइस ऑफ 8 मीटर क्लॉथ क्या हो जाएगी ₹40 इंटू 8, दैट इज ₹320। ये हमारी आ जाएगी 8 मीटर क्लॉथ की प्राइस। नेक्स्ट हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x और y, अगर दो क्वांटिटीज है x और y, तो x और y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी या घटेगी, उसी प्रोपोर्शन में y की वैल्यू भी घटेगी या बढ़ेगी। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, टू क्वांटिटीज m and n इज सेड टू बी इनवर्सली इफ द प्रोडक्ट m and रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम कहते हैं जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट कैन बी सेड सर्टेन दैट मोर इज द स्पीड ऑफ द बस, लेस इज द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मीन्स अगर एक जो बस है वो यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड उसकी थ्रू आउट द जर्नी सेम है, तो अगर हम क्या करेंगे, द मोर जितनी बस की स्पीड बढ़ेगी उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा। मीन्स स्पीड बढ़ रही है और जो टाइम है वो कम हो रहा है। मीन्स एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ये हमारा होता है इनवर्स वेरिएशन। दस द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम टेकन टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। Rule number 2, if m and n vary inversely, then the ratio of any two values of n is equals to the inverse ratio of the corresponding value of n। अगर m और n इनवर्स वेरिएशन में है तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ टू वैल्यू ऑफ m, m की जो होगी वो किसके इक्वल होगी, n के रेशियो के इनवर्स यानी उसके उल्टे के इक्वल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 48 men can finish a piece of work in 14 days, how long will 24 men take to do it। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। 48 men can finish a piece of work in 14 days। अगर नंबर ऑफ मैन 48 है तो वर्क को फिनिश होने में 14 डेज लगता है। हाउ लॉन्ग विल 24 men take to do it। अब देखिए नंबर ऑफ मैन कम हो गए, दैट मीन्स डेज बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। तो हम लिखेंगे मैन एंड टाइम टेकन जो हमारा डेज में दे रखा है। 48 मैन है तो टाइम कितना लगता है 14, 24 हो जाएंगे, तो सपोज कि हमने x। अब देखिए इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x और y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है,
तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय 24 मैन इक्वल्स टू x। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 48/24 इक्वल्स टू x अपॉन 14। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 इंटू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 28। मीन्स अगर नंबर ऑफ मैन 24 है तो वर्क को फिनिश होने में 28 डेज लगेंगे। 24 मैन विल टेक 28 डेज टू फिनिश द वर्क। तो हमें क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल 23। If 12 horses consume some corn in 25 days, in how many days would be the same quantity be consumed by 30 horses? 12 horses corn को 25 days में फिनिश करते हैं। अगर 30 horses है तो कितने दिन में फिनिश करेंगे? नंबर ऑफ हॉर्सेस बढ़ रहा है तो जो फूड है वो जल्दी फिनिश होगा, तो क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है क्वेश्चन को देख के कि इनवर्स वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है तो लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर 30 हॉर्सेस कंज्यूम द कॉर्न x। तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि जो 30 हॉर्सेस हैं वो कितने दिन में करेंगे कंज्यूम 10 डेज में। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देख के ये डिसाइड करना है कि इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। उसके बाद हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे।